पिछले एपिसोड में हमने देखा मिस फेकिंग के अंकल आ गए थे। इसके साथ ही उनके बीच बहस हो गई थी तो भागे। इस पार्ट की शुरुआत में मिस फेकिंग के ग्रैंडफादर आ जाते हैं और उन दोनों को लड़ने से रोक देते हैं और कहते हैं हमें अंदर जाकर इसके बारे में डिस्कस कर लेना चाहिए। ये सुनने के बाद तो वो थोड़ी देर तक अपना मुंह बनाते हैं। उसके बाद वो आखिरी में जाकर इसके लिए तैयार हो जाते हैं। उसके बाद वो सभी कमरे में आ गए थे। दूसरी तरफ हम मिस लू को देखते हैं जो कि उसकी तारीफ करते हुए उससे कहते हैं कि मिस फेकिंग का कोई जवाब नहीं, वो काफी इम्प्रेसिव है। और इसी तरह वो मिस फोकिंग की तारीफ कर रही थी। दूसरी तरफ हम एक बार फिर से इधर देखते हैं जहाँ पर वो लोग बात करके आ गए थे। इसके साथ ही मिस फोकिंग के फादर उसे समझाते उससे कहते हैं तुम चिंता मत करो, तुम अभी के समय यंग हो, तुम्हारे चेहरे को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि तुम इससे बिल्कुल भी खुश नहीं हो। अब अपने फादर की बातों को सुनने के बाद मिस फोकिंग वहाँ पर कुछ कहना चाहती थी परंतु वो कुछ कहती नहीं। फिर उसके फादर उससे कहते हैं मैं चाहता हूँ कि तुम अभी कल्टीवेशन पे ध्यान दो। इधर मिस फेकिन अपने फादर की बातों को सुनने के बाद इसके लिए तैयार हो गई थी। फिर सीन शिफ्ट होकर लुहेंजी को देखते हैं जो कि अपने कमरे में आ चुका था। इसके साथ ही वो अपने मन में कहता है अब मुझे अपने कल्टीवेशन पे और भी तेज से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आज के बहस को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में बाहर के लोग अगर हाथ मिलाकर चूप मैंसन पे अटैक करें तो चूप मैंसन एक सेकंड में तबाह हो जाएगा। इसलिए मुझे जल्द से जल्द अपने आप को पावरफुल बनाना होगा ताकि फ्यूचर में अगर कोई मिस पे अटैक करे तो मैं उसे प्रोटेक्ट कर सकूं। ये सोचने के साथ ही उसका ध्यान जाता है उस ट्री पे जहाँ पर एक लीव आया था, लेकिन वो लीव भी वहाँ से जल्दी हट जाता है जिस वजह से वो और भी परेशान हो चुका था। तभी उसकी नजर जाती है उस ट्री के नीचे वाली साइड पे जहाँ से एनर्जी रिलीज हो रही थी। इस वजह से लू हेनजी अपनी इस पावर की मदद से वहाँ पर एक सील लगा देता है ताकि उस ट्री के अंदर से एनर्जी रिलीज ना हो, और ऐसा करने की वजह से उस ट्री पे कई सारे लीव आ जाते हैं। लेकिन अब तक लू हेनजी की एनर्जी लॉस हो चुकी थी जिस वजह से वो बेड पे आते हुए अपने मन में कहता है मुझे जल्द से जल्द अपनी एनर्जी को रिकवर कर लेना चाहिए क्योंकि अब मेरे पास अभी एनर्जी नहीं बची है, लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ। ये कहने के साथ ही वो अपने बेड पर सो जाता है। कुछ समय बाद लू हेंगजी को एहसास होता है कि उसके शरीर पे पानी की बूंदें गिर रही है जिस वजह से वो अपनी जगह से उठता है। तब वो देखता है कि मिस लू रो रही है। इसके साथ ही वो कहती है कि मुझे लगा कि तुम मर चुके हो, और इसके साथ ही मिस लू ये भी बताती है कि तुम पिछले एक दिन से कमरे से बाहर नहीं निकले थे और जब मैं आई तो मैंने देखा कि तुम बेहोश हो। इसके साथ ही तुम्हारा स्पिरिचुअल पावर भी काफी कम हो चुका था। और फिर मिस पोंगफे कहती है कि मैंने तुमसे मना किया था कि तुम अपने स्पिरिचुअल पावर का ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल मत करना, नहीं तो इससे तुम्हारी डेथ भी हो सकती है, तो तुम इतनी मात्रा में स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल क्यों कर रहे हो। और कुछ समय ऐसी बातें करने के बाद वो जाती उससे कहती है अब मैं यहाँ से चलती हूँ क्योंकि एल्डर लेडी ने मुझे कुछ काम दिया है, इसलिए मुझे सीमित समय पे उसे पूरा करना होगा। और इसके साथ ही मैं तुम्हें याद दिला दूं कि अगली बार तुम अपने स्पिरिचुअल पावर का कम ही इस्तेमाल करना। ये कहने के बाद वो वहाँ से चली गई थी। इधर अब हम लू हेंगजी को देखते हैं जो कि अपने मन में कहता है मैंने इन दोनों को काफी चिंता में डाल दिया, लेकिन मुझे अगर अपने आप को और भी पावरफुल बनाना है तो मुझे अपनी स्पिरिचुअल पावर को और भी इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। और फिर हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर लू हेंगजी बाहर आया हुआ था अपने कुछ काम को करने के लिए, और इसके साथ ही वो अपने मन में कहता है मैंने काफी दिनों से डेनियल को नहीं देखा, आखिर डेनियल क्या कर रहा होगा। ये कहते हुए लू हेंगजी आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी उसे नजर आता है कि डेनियल सामने बैठा हुआ है, इसलिए लू हेंगजी उससे बात करने के लिए उसके पास जाता है। इधर डेनियल भी लू हेंगजी को देखकर काफी खुश हो गया था। इसके साथ ही वो उससे कहता है मुझे लगा था कि मैं तुम्हें फिर से नहीं देख पाऊंगा, और इसी तरह उन दोनों में डिस्कशन चालू हो जाता है। इसके साथ ही हम एक व्यक्ति को देखते हैं जो कि वहीं से जा रहा था। इसके साथ ही वो अपने मन में कहता है मुझे स्पिरिचुअल वाइन चाहिए और स्पिरिचुअल फ्रूट, मुझे नहीं पता आखिर वो दोनों मुझे कहाँ मिलेंगे। आसपास के इलाके में मैंने स्पिरिचुअल वाइन और स्पिरिचुअल फ्रूट को ढूंढने की कोशिश की थी परंतु वो मुझे नहीं मिला। वो ये चीज काफी धीमी आवाज में कह रहा था, लेकिन हमें पता है कि लू हेंगजी काफी आसानी से किसी की भी बात सुन सकता है, इसलिए उसने ये बात सुन ली। अब उस व्यक्ति की इन बातों को सुनने के बाद वो अपने मन में कहता है अभी के समय मेरे पास स्पिरिचुअल वाइन भी मौजूद है, इसके साथ ही स्पिरिचुअल फ्रूट भी, लेकिन मैं अगर इस व्यक्ति के सामने जाता हूँ तो ये व्यक्ति मुझे एक लिमिटेड प्राइस देगा, लेकिन मेरे पास एक अच्छा उपाय है जिसका इस्तेमाल करते हुए मैं काफी आसानी से काफी अच्छा प्रॉफिट कमा सकता हूँ। ये कहने के साथ ही वो डेनियल के कानों में कुछ कहता है। इसके साथ ही वो कहता है मैंने जैसे तुम्हें कहा वैसे ही करना। अब इधर लू हेंगजी की बातों को सुनने के बाद डेनियल भी तैयार हो गया था। इसके साथ ही वो कहता है ठीक है अब मैं जाता हूँ। ये कहने के साथ ही वो आगे बढ़ गया था, और इसी सीन के साथ हमारा ये पार्ट यहाँ एंड होता है।
इस पार्ट की शुरुआत भी उसी पर्सन से होती है। अंशु के आसपास देखते हुए अपने मन में कहता है, मैंने आसपास की दुकान चेक कर ली है लेकिन मुझे स्पिरिचुअल वाइन और स्पिरिचुअल फ्रूट नहीं मिल रही है। तभी डेनियल वहां पर आने के साथ ही कहता है, आसपास के जितने भी स्पिरिचुअल वाइन और स्पिरिचुअल फ्रूट थी वो सभी बिक चुकी है और मेरे पास खुद भी काफी कम है, इसलिए अगर किसी को चाहिए तो मेरे पास आ सकता है। ये सुनने के साथ ही वो व्यक्ति तो काफी खुश हो गया था, लेकिन इससे पहले वो आगे बढ़ता है उससे पहले वहाँ पर ली होंगजी आ गया था, जो आने के साथ ही उससे सवाल करता है, स्पिरिचुअल वाइन और स्पिरिचुअल फ्रूट कितने के हैं? ये दोनों मुझे चाहिए। ये सुनने के साथ ही डेनियल कहता है, ये 30 कॉइंस के हैं, अगर तुम्हें चाहिए तो तुम ले सकते हो क्योंकि अब पूरे मार्केट में सिर्फ मेरे पास बचा हुआ है। ये सुनने के बाद ली होंगजी इसके लिए तैयार हो गया था, लेकिन तभी वो पर्सन भी वहाँ पर आ जाता है, जो आने के साथ ही उससे कहता है, ये फ्रूट मुझे चाहिए। जिस पर लू होंगजी कहता है कि नहीं, इसे मैंने खरीद लिया है इसलिए तुम ऐसे नहीं कर सकते। लेकिन लू होंगजी के वर्ड पूरे होते उससे पहले उस व्यक्ति ने 70 कॉइंस उसकी तरफ उछाल दिए थे। इसके साथ ही वो कहता है, इस बैग के अंदर पूरे 70 कॉइंस है, तुम गिन लेना। ये कहने के बाद वो स्पिरिचुअल फ्रूट और वो स्पिरिचुअल वाइन को लेकर वहाँ से चले जाता है। इधर लू होंगजी तो काफी खुश हो गया था। इसके साथ ही कहता है, हमने काफी अच्छा कमाया है। और फिर एक बार डेनियल से कहता है, जैसा मैंने तुमसे कहा था एक बार फिर से वैसे ही करो और पूरे मार्केट में जितने भी स्पिरिचुअल वाइन और स्पिरिचुअल फ्रूट है उन सभी को खरीद लो, ताकि अगर किसी व्यक्ति को स्पिरिचुअल वाइन और स्पिरिचुअल फ्रूट की जरूरत हो तो वो हमारे पास आए। ये सुनने के बाद डेनियल भी ऐसे ही करता है। अब दूसरी तरफ हम उस पर्सन को देखते हैं, सुकी जाते हुए अपने मन में कहता है, अच्छा हुआ मैंने सही समय पे उसे खरीद लिया, भले ही मुझे इसके बदले उससे प्राइस काफी ज्यादा देना पड़ा, लेकिन कोई बात नहीं क्योंकि मेरे मास्टर ने कहा था कि आज रात डिनर पे कुछ खास मेहमान आने वाले हैं जिसकी स्वागत में किसी भी तरह से कमी नहीं होनी चाहिए। और कुछ समय बाद हम डेनियल को देखते हैं, सुकी लू होंगजी ने जैसा कहा था उसने सारे मार्केट के सारे स्पिरिचुअल वाइन और स्पिरिचुअल फ्रूट खरीद लिया और एक जगह उन सभी को रखते हुए वो अपने मन में कहता है, ये काफी हार्ड था। ये कहने के साथ ही वो अपने माथे को पसीने को पोंछता है। अब उसकी मेहनत को देखने के बाद लू होंगजी भी उसकी तरफ थम्स अप करता है। इसके साथ ही वो कहता है, तुमने काफी अच्छा किया। और फिर वो अपनी आवाज को तेज करते हुए सभी से कहता है कि मैं अपने स्पिरिचुअल फ्रूट के बॉक्स को बेच रहा हूँ, अगर किसी को चाहिए तो सिर्फ 40 कॉइन में ले सकता है, क्योंकि अब तक कई सारे लोगों को पता चल चुका था कि किसी ने स्पिरिचुअल वाइन और स्पिरिचुअल फ्रूट को खरीद लिया है और इसलिए अब मार्केट में नहीं है। और इसीलिए जब वो इसकी बातें सुनते तो सभी काफी खुश हो गए थे। इसके साथ ही उसके पास आ जाते हैं और कुछ ही समय के अंदर उसके सारे बॉक्स बिक गए थे। और कुछ समय बाद वो झू मैंशन में वापस आ गया था, जहाँ पर आने के साथ ही वो अपने मन में कहता है, आज मैंने 1300 कॉइंस कमाए हैं। और जब डेनियल का मास्टर देखेगा तो वो काफी खुश होगा। इसके साथ ही वो डेनियल को कुछ इनाम भी देगा, क्योंकि डेनियल ने काफी अच्छे दाम पे प्रॉफिट करवाया है। वो अभी इस चीज के बारे में सोच ही रहा था, तभी वहाँ पर मिस लू आ गई थी, जो कि आते के साथ ही उससे कहती है, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। ये कहने के साथ ही उसने उसका हाथ पकड़ लिया था। इसके साथ ही वो कहती है, तुम मेरे पीछे आओ। और अगले समय में मिस फोकिंग को देखते हैं, जो कि उससे कहती है, मैंने सुना है कि तुमने क्या किया है आज, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं इसके लिए तुम्हें डांटूंगी नहीं। और आज आपने जो किया है ऐसा लगता है कि बिजनेस में आपका टैलेंट काफी अच्छा है। इधर लू होंगजी अपने मन में कहता है, ऐसा लगता है कि याओ सेन मेरा सीक्रेटली तौर पे पीछा कर रहा था। मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि याओ सेन मेरा पीछा करेगा, लेकिन अगली बार से मैं इस चीज पे ध्यान दूंगा। तभी मिस फुकिंग कहती है, जैसा कि आपका दिमाग बिजनेस में बहुत ज्यादा अच्छा है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप हमारे मैंशन से रिलेटेड कुछ काम को संभाले और ये काम और बिजनेस से रिलेटेड होंगे। और फिर याओ सेन आगे बढ़ने के साथ ही उसे बताने लगता है आखिर लू होंगजी को क्या करना है। वो उससे कहता है, जू मैंशन के रिसोर्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे ऊंची पोजीशन पे मिस फुकिंग के फादर है, दूसरी तीसरे पे उसके भाई और मिस फुकिंग है। और इसके बाद याओ सेन बताने लगता है आखिर मिस फुकिंग के अंडर क्या क्या चीजें आती है। अब पूरी बातों को सुनने के बाद वो हैरान हो गया था। इसके साथ ही वो कहता है, हमारे एल्डर लेडी के अंदर तो कई सारी चीजें आती है। इसके साथ ही याओ सेन उसे ये भी बता देता है आखिर उससे क्या करना है। और आखिरी में कहता है, तुम्हारे पास सिर्फ 1 महीना है, अगर तुमने अच्छा खासा सब कुछ किया तो मिस तुम्हें इन सभी चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा हमेशा के लिए दे देगी, लेकिन अगर तुम इसमें फेल होते हो तो तुम जैसा अभी कर रहे हो तुम्हें वैसे ही करना पड़ेगा। ये सुनने के साथ ही लू होंगजी इसके लिए तैयार हो जाता है। और इसके साथ ही वो कहता है, आज से पहले मैंने इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाई है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि मिस ने जैसा कहा है मैं वैसे ही करूँ। याओ सेन कहता है, ठीक है, फिर तुम्हारे पास सिर्फ 1 महीना है, तुम्हें 1 महीने के अंदर हमारे 10% बिजनेस को प्रॉफिट में ले जाना होगा। लू होंगजी से कहने के बाद वो मिस फुकिंग की तरफ पलटता है। इसके बाद वो उससे आगे लेते हुए उससे कहता है, मिस फुकिंग अब मैं जाना चाहता हूँ। इस चीज के लिए मिस फुकिंग भी तैयार हो गई थी। वो कहती है, आप यहाँ से जा सकते हैं, लेकिन उसने लू होंगजी को यहीं पर रोक लिया था, जो बात याओ सेन को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, बट वो क्या ही कर सकता था, इसलिए वो चुपचाप वहाँ से चले जाता है। और उसके जाने के साथ ही हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड होता है।